नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन 790 चैनल पर। मैं अमन यादव। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री में अगले चैप्टर को, जो कि है अध्याय 7, जिसमें हम लोग आज देखेंगे 1857 का विद्रोह। तो बिना किसी देरी के साथ इस चैप्टर को शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हो तो कृपया इस वीडियोस को लाइक कर दिया करिए और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब तो कर दिया करो यार, मोटिवेशन मिलता है इससे और वीडियो बनाने के लिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है इसमें धीमी गति से बढ़ता असंतोष। चलिए शुरू करते हैं। 1757 में प्लासी युद्ध के पश्चात ब्रिटिश शासन ने उत्तरी भारत में शक्ति एवं सत्ता हासिल करने की ओर पहला कदम बढ़ाया। 1757 के पश्चात औपनिवेशिक शासन द्वारा अपनाई गई नीतियों और उसके स्वरूप के विरुद्ध असंतोष के रूप में 1857 का प्रथम बड़ा एवं व्यापक विद्रोह हुआ, जिसके पश्चात भारत पर ब्रिटिश शासन की नीतियों में परिवर्तन किए गए। ब्रिटिश विस्तारवादी नीतियों और आर्थिक शोषण और विभिन्न वर्षों में प्रशासनिक नवोन्मेषों ने भारतीय राज्यों के शासकों, सिपाहियों, जमींदारों, किसानों, व्यापारियों, शिल्पकारों, पंडितों, मौलवियों इत्यादि की स्थिति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया था। यह धीमी गति से बढ़ता असंतोष 1857 में एक हिंसक तूफान के रूप में भड़का, जिसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिला दिया था। आइए आगे देखते हैं। हालांकि 1757 से 1857 की अवधि शांतिपूर्वक एवं कठिनाई मुक्त नहीं थी। इस दौरान धार्मिक, राजनीतिक हिंसा, जनजाति विद्रोह, किसान विद्रोह एवं दंगे तथा असैन्य नागरिक विद्रोह के रूप में छिटपुट लोकप्रिय विद्रोह की एक श्रृंखला ने कार्य किया था, जिसके बारे में हमने पिछला चैप्टर में पढ़ा था। और अगर आपको जानना है तो आप लोग हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। आदिवासी अंग्रेजों की भूमि बंदोबस्त नीतियों से असंतुष्ट एवं नाराज थे, जिन्होंने उनके संयुक्त स्वामित्व परंपरा के विरुद्ध जाकर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर दिया था। बढ़ी हुई राजस्व मांगों, यहाँ तक कि अकाल के वर्षों में भी, ने क्रोध को जन्म दिया। कई बार स्थानीय महाजनों के विरुद्ध आंदोलन कंपनी शासन के विरुद्ध बन गया। जैसा कि महाजनों को पुलिस का समर्थन प्राप्त था, तो उनके धर्म एवं परंपरागत प्रथाओं में अंग्रेजों द्वारा अनावश्यक हस्तक्षेप ने भी रोष की वृद्धि की, जिसके परिणाम स्वरूप विद्रोह भड़के। ठीक है, उनके जो पारंपरिक और धर्म थे, जो वो अपना अनुष्ठान सब करते थे, उनमें भी अंग्रेजों का हस्तक्षेप शुरू हो गया, जिससे कि विद्रोह शुरू हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के बेहद शुरुआती दिनों में उसके विरुद्ध विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न कारणों से विद्रोह हुए। कुछ आंदोलन 1857 के विद्रोह के पश्चात भी जारी रहे और दक्षिण, पूर्व, पश्चिम एवं पूर्वोत्तर क्षेत्रों में महत्वपूर्ण विद्रोह हुए, जिन्हें कंपनी ने बर्बरता पूर्वक कुचल दिया था। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा भी था इसके बारे में, और उल्लेख वर्णन है, जाके आप देख सकते हैं। आइए अब जानेंगे मेन टॉपिक जो यहाँ से शुरू होता है कि 1857 के विद्रोह के मुख्य कारण कौन कौन से थे। आइए देखिए, 1857 का भारतीय विद्रोह, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, सिपाही विद्रोह और भारतीय विद्रोह के नाम से जाना जाता है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह था। ठीक है, किस प्रकार का विद्रोह था ये? तो यह एक प्रकार का सशस्त्र विद्रोह था और यह विद्रोह 2 वर्षों तक भारत के विभिन्न क्षेत्रों में चला। इस विद्रोह का आरंभ छावनी क्षेत्रों में छोटी झड़पों तथा आगजनी से हुआ था, परंतु कुछ समय पश्चात इसने एक बड़ा रूप ले लिया था। विद्रोह का अंत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति के साथ हुआ और पूरे भारत पर ब्रिटिश राज का प्रत्यक्ष शासन आरंभ हो गया। अन्य प्रमुख एवं पहले के विद्रोहों की तरह 1857 के विद्रोह के विभिन्न राजनैतिक, आर्थिक, धार्मिक, सैनिक तथा सामाजिक कारण थे। याद रखिएगा दोस्तों, किसी भी पहलू को अगर पढ़ना है आपको तो राजनैतिक, आर्थिक और धार्मिक, सैनिक, सामाजिक, इन पांचों पॉइंट को आपको देख के चलना पड़ेगा। आइए सबसे पहले देखते हैं कि अंग्रेजों की कौन सी आर्थिक नीति थी, आर्थिक कारण, जिनके कारण ये विद्रोह शुरू हुआ था। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के उद्योग धंधों को नष्ट कर दिया तथा श्रमिकों से बलपूर्वक अधिक से अधिक श्रम कराकर उन्हें कम पारिश्रमिक देना प्रारंभ कर दिया। इसके अतिरिक्त अकाल और बाढ़ की स्थिति में भारतीयों की किसी भी प्रकार की सहायता नहीं की जाती थी और उन्हें अपने हाल पर मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। सन 1813 में कंपनी ने एक तरफा मुक्त व्यापार की नीति अपना ली और इसके अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारियों को आयात करने की पूरी छूट मिल गई। परंपरागत तकनीक से बनी हुई भारतीय वस्तुएं इनके सामने टिक नहीं सकी और भारतीय शहरी हस्तशिल्प व्यापार को अकल्पनीय क्षति पहुंचाई गई। भारतीय व्यापार एवं व्यापारी वर्ग को ब्रिटिश शासन द्वारा जानबूझकर बर्बाद कर दिया गया, जिन्होंने भारत में बनी चीजों पर उच्च करारोपण
प्रशुल्क लगाया, मतलब बहुत ज़्यादा अधिक कर लगा दिए थे। और उसी समय ब्रिटेन में बनी वस्तुओं पर निम्न कर लगाकर उन्हें भारत में आयात करके प्रोत्साहित किया गया। 19वीं शताब्दी के मध्य तक भारत से कपास एवं सिल्क के कपड़ों का निर्यात वस्तुतः समाप्त हो चुका था और मुक्त व्यापार एवं ब्रिटेन से आने वाली मशीन निर्मित वस्तुओं के विरुद्ध रक्षात्मक करों को लगाने से इनकार ने भारतीय विनिर्माण क्षेत्र को समाप्त कर दिया था। रेल सेवा के आने के साथ ग्रामीण क्षेत्र के लघु उद्यम भी नष्ट हो गए और रेल सेवा ने ब्रिटिश व्यापारियों को दूर दराज के गांवों तक भी पहुंच दे दी। सर्वाधिक क्षति कपड़ा उद्योग जैसा कि कपास और रेशम को हुई और 18वीं और 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन और यूरोप के आयात कर और अनेक रुकावटों के चलते भारतीय निर्यात समाप्त हो गया था। पारंपरिक उद्योगों के नष्ट होने और साथ साथ आधुनिक उद्योगों का विकास न होने के कारण यह स्थिति अधिक विषम हो गई थी और कंपनी ने खेती के सुधार पर बेहद कम खर्च किया और अधिकतर लगान कंपनी के खर्चों को पूरा करने में प्रयोग किया था। ब्रिटिश शासन व्यवस्था के अंतर्गत भूमि हस्तांतरण वैध हो जाने के कारण किसानों को अपनी भूमि से भी हाथ धोना पड़ता था और निम्न वर्गीय कृषकों तथा मजदूरों की स्थिति दयनीय थी, वो बहुत पहले से ही दयनीय थी। राजाओं और नवाबों तक की आर्थिक स्थिति बदहाल थी। भारत से प्राप्त खनिज संसाधनों और सस्ते श्रम के बल पर अंग्रेजों ने अपने उद्योग धंधों को विकास के चरम पर पहुंचाया और जबकि दूसरी ओर भारत में किसी नए उद्योग की स्थापना की बात तो दूर, छोटे छोटे कुटीर उद्योगों को भी समाप्त कर दिया गया। इससे भारत के प्रत्येक वर्ग में अंग्रेजों के प्रति अविश्वास की भावना उत्पन्न हुई और ये व्यापक विद्रोह के सूत्रधार बन गए। अब देखिए, जैसा कि हम जानते हैं, औद्योगिक क्रांति जो हुई थी अंग्रेजों में, वो भारत के खजाने के बल पर ही हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आइए आगे देख लेते हैं राजनीतिक कारण अब कौन से थे। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रभावी नियंत्रण, सहायक संधि और व्यक्तिगत का सिद्धांत जैसी नीतियों ने जनसंतोष एवं विपल्लों को बढ़ा दिया था। वेलजली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया था। इस प्रणाली में भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के प्रसार में विशेष भूमिका निभाई और उन्हें भारत का एक विस्तृत क्षेत्र हाथ लगा। इस कारण भारतीय राज्य अपनी स्वतंत्रता खो बैठे। अब देखिए, गवर्नर जनरल लाल डलहौजी के शासनकाल में भारत के कुछ प्रमुख देशी राज्यों जैसे कि झांसी, उदयपुर, संबलपुर, नागपुर आदि के राजाओं के कोई पुत्र नहीं थे। तो प्राचीन भारतीय व्यवस्था के प्रावधानों के तहत योग्य उत्तराधिकारी के चयन के लिए राजा अपने मनुकूल किसी बच्चे को गोद ले सकते थे, परंतु डलहौजी ने गोद लेने की इस प्रथा को अमान्य घोषित कर इन देशी रियासतों को कंपनी के शासनाधिकार में ले लिया था। किसके तहत लिया था? तो याद रखिएगा, ये जो सिद्धांत था आपका, ये व्यक्तिगत का सिद्धांत था। ठीक है, आइए, कंपनी द्वारा शुरू की गई इस नई नीति से सभी राजा असंतुष्ट थे और वे किसी ऐसी अवसर की तलाश में थे जब पुनः अंग्रेजों को दबाकर अपनी रियासत पर अधिकार जमा सकें। अब देखिए, अगला जो कारण देखेंगे हम लोग, प्रशासनिक कारण देखेंगे। तो कंपनी प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार, विशिष्ट रूप से पुलिस, निम्न अधिकारियों एवं अधीनस्थ अदालतों में असंतोष का एक मुख्य कारण था। दरअसल कई इतिहासकारों का मत है कि आज हम जो भ्रष्टाचार भारत में देखते हैं वह कंपनी शासन की देन है और साथ ही भारतीयों की नज़र में ब्रिटिश शासन का चरित्र विदेशी शासन का था। आइए अगला देख लेते हैं अब, सामाजिक और धार्मिक कारण। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि अंग्रेजों ने जैसे सती प्रथा पर जो उन्मूलन का एक्ट लाया था और हिंदू पुनर्विवाह, तो इन सब से क्या है कि जो यहाँ के पुराने लोग थे उनकी क्या कहते हैं धार्मिक क्षति हुई। ठीक है, लेकिन एक तरह से तो अच्छा था, लेकिन उनके जो मनोभाव को क्या कहते हैं ठेस पहुंचाया गया था ऐसे नए नए नियम लाकर। देखिए, शुरू करते हैं। कंपनी के शासन विस्तार के साथ साथ अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ अमानुषिक व्यवहार करना प्रारंभ कर दिया था। काले और गोरे का भेद स्पष्ट रूप से उभरने लगा। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को गुलाम समझा जाता था। समाज में अंग्रेजों के प्रति उपेक्षा की भावना बहुत अधिक बढ़ गई थी क्योंकि उनके रहन सहन, अन्य व्यवहार एवं उद्योग आविष्कार में भारतीय व्यक्तियों की सामाजिक मान्यताओं में अंतर पड़ता था। अपने सामाजिक जीवन में वे अंग्रेजों का प्रभाव स्वीकार नहीं करना चाहते थे। अंग्रेजों की खुद को श्रेष्ठ और भारतीयों को हीन समझने की भावना ने भारतीयों को क्रांति की प्रेरणा प्रदान की। भारत में अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में भारतीयों पर धार्मिक दृष्टि से भी कुठाराघात किया था। इस काल में योग्यता की जगह धर्म को पद आधार बनाया गया। जो कोई भी भारतीय ईसाई धर्म को अपना लेता था उसकी पदोन्नति कर दी जाती थी, जबकि भारतीय धर्म का अनुपालन करने वालों को सभी प्रकार से अपमानित किया जाता था। इससे भारतीय जनसाधारण के बीच अंग्रेजों के प्रति धार्मिक असहिष्णुता, रिलीजियस इंटॉलरेंस इसका इंग्लिश में वर्ड होता है, धार्मिक असहिष्णुता उत्पन्न हो गई। फिर ईसाई धर्म का इतना अधिक प्रचार किया गया कि भारतीयों को यह संदेह होने लगा कि अंग्रेज उनके धर्म का सर्वनाश करना चाहते हैं।
परिणाम स्वरूप भारतवासी अंग्रेजों को धर्मद्रोही समझकर उन्हें देश से बाहर निकालने का मार्ग ढूंढने लगे और 1857 में जब मौका मिला तब हिंदुओं और मुसलमानों ने मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध प्रहार भी किया। अब देखिए बाहरी घटनाओं का क्या प्रभाव पड़ता है युद्ध में, ये भी हम लोग अब देखते हैं। देखिए 1857 का विद्रोह कुछ बाहरी घटनाओं जैसे कि पहला है प्रथम आंग्ली अफगान युद्ध 1838 से 42, पंजाब युद्ध 1835 से 45 से 49 एवं क्रीमिया युद्ध जो 1854-56 में, जिसमें अंग्रेजों की भारी हानि हुई, ये इससे भी प्रेरित हुआ। इससे इस धारणा से उबलने का अवसर मिला कि अंग्रेज अपराजय है और भारत के क्रांतिकारियों को इस युद्ध से नवीन आशा एवं प्रेरणा मिली कि हम भी अंग्रेजों को देश से निकाल सकते हैं और इसके लिए उन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया। अब देखिए सिपाहियों के बीच जो बढ़ता असंतोष था उसके क्या कारण थे। देखिए सिपाही मूलतः कंपनी की बंगाल सेना में काम करने वाले भारतीय मूल के सैनिक थे। बम्बई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसी कोई अपनी अलग अलग सेना और सेना प्रमुख होता था। इस सेना में ब्रिटिश सेना से अधिक सिपाही थे और वर्ष 1857 में इस सेना में 2,57,000 सिपाही थे। मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी की सेना में अलग अलग क्षेत्रों के लोग होने के कारण ये सेनाएं विभिन्नता से पूर्ण थीं और इनमें किसी एक क्षेत्र के लोगों का प्रभुत्व नहीं था। लेकिन बंगाल प्रेसिडेंसी की सेना में भर्ती होने वाले सैनिक मुख्यतः अवध और गंगा के मैदानी क्षेत्र के भूमिहार ब्राह्मण और राजपूत थे। कंपनी के प्रारंभिक वर्षों में बंगाल सेना में जातिगत विशेषाधिकारों और रीति रिवाजों को महत्व दिया जाता था, परंतु सन 1840 के पश्चात कलकत्ता में आधुनिकता पसंद सरकार आने के पश्चात सिपाहियों में अपनी जाति खोने की आशंका बढ़ गई। सेना में सिपाहियों की जाति और धर्म से संबंधित चिन्ह पहनने से मना कर दिया गया और सन 1856 में एक आदेश के अंतर्गत सभी नए भर्ती सिपाहियों को विदेश में कुछ समय के लिए काम करना अनिवार्य कर दिया गया। सिपाही धीरे धीरे सैन्य जीवन के विभिन्न पहलुओं से असंतुष्ट हो चुके थे। सेना का वेतन कम था और भारतीय सैनिकों का वेतन मात्र 7 रुपये प्रति माह था और अवध और पंजाब जीतने के पश्चात सिपाहियों का भत्ता भी समाप्त कर दिया गया था। एनफील्ड बंदूक के बारे में फैली अफवाह ने सिपाहियों की आशंका को अधिक बढ़ा दिया कि कंपनी उनकी धर्म और जाति परिवर्तन करना चाहती है। अंततः ब्रिटिश भारतीय सेना में विद्रोह जैसे कि बंगाल 1764 में, वेल्लोर 1806 में, बैरकपुर 1825 और अफगान युद्ध 1838-42 के दौरान का एक लंबा इतिहास, जिसमें से ये कुछ दिए गए हैं। अब देखिए अफवाहें किस प्रकार से थी। तो इस समय एक अफवाह फैली थी कि कंपनी का शासन 1757 में प्लासी के युद्ध से आरंभ हुआ था और सन 1857 में 100 वर्षों के पश्चात समाप्त हो जाएगा। चपातियां और कमल के फूल भारत के अनेक भागों में वितरित होने लगे और ये आने वाले विद्रोह के लक्षण देखने को मिले थे। अब देखिए विद्रोह का प्रारंभ और विस्तार किस प्रकार से हुआ उसको देख लेते हैं। तो देखिए विद्रोह की चिंगारी मतलब तात्कालिक कारणों के बारे में बता रहा है। तो देखिए आटे में हड्डियों के चूर्ण की मिलावट और एनफील्ड बंदूकों के लाए जाने की खबरों ने सरकार के सिपाहियों के मनमुटाव को बढ़ा दिया। नई एनफील्ड बंदूक भरने के लिए कारतूस को दांतों से काटकर खोलना पड़ता था और उसमें भरे हुए बारूद को बंदूक की नली में भरकर कारतूस को डालना पड़ता था। कारतूस के बाहरी आवरण में चर्बी होती थी जो कि उसे सीलन से बचाती थी। सिपाहियों के बीच अफवाह फैल चुकी थी कि कारतूस में लगी हुई चर्बी सूअर और गाय के मांस से बनाई जाती है। यह हिंदू और मुसलमान सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध था और गाय हिंदुओं के लिए पवित्र थी जबकि सूअर की हत्या मुसलमानों के लिए वर्जित थी। चर्बी वाले कारतूसों ने सेना में असंतोष के नए कारण को पैदा नहीं किया, अपितु धीमी गति से बढ़ते असंतोष को खुलकर बाहर आने का अवसर प्रदान कर दिया। सबसे पहले बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को ऐसे कारतूस के प्रयोग का विरोध किया और उसने काफी उत्पात मचाया और 8 अप्रैल 1857 को उसे फांसी दे दी गई। 6 मई को सैनिकों ने फिर विद्रोह किया। अब कंपनी ने भारतीय सैनिकों का रुख देखते हुए उनके शस्त्रास्त्र जब्त करना आरंभ कर दिया और सैनिकों को सजा दी जाने लगी और उन्हें बड़ी संख्या में कैद किया जाने लगा। अंत में 10 मई 1857 को सैनिकों ने व्यापक स्तर पर विरोध कर विद्रोह की शुरुआत घोषणा कर दी और क्रांति की शुरुआत हो जाती है। तो तात्कालिक कारण देखें तो यही था कि चर्बी जो कारतूस होते थे वो गाय और चर्बी के मांस से बने होते थे और गाय और सुअर के मांस से, तो इस तरह की अफवाह फैला दी गई थी और जिससे जो है एक चिंगारी के रूप में ये विद्रोह को भड़काना था।
अब देखिए क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। 1857 की क्रांति का सूत्रपात मेरठ छावनी के स्वतंत्रता प्रेमी सेना सैनिक मंगल पांडे ने किया था। 29 मार्च 1857 को नए कारतूसों के प्रयोग के विरुद्ध मंगल पांडे ने आवाज उठाई और ध्यातव्य है कि अंग्रेजी सरकार ने भारतीय सेना के उपयोग के लिए जिन नए कारतूसों का उपलब्ध कराया था उनमें सुअर और गाय की चर्बी का प्रयोग किया जाता था। छावनी के भीतर मंगल पांडे को पकड़ने के लिए जो अंग्रेज अधिकारी आगे बढ़े उसे मौत के घाट उतार दिया गया और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी गई और उसे दी गई फांसी की सजा को सुनकर संपूर्ण देश में क्रांति का माहौल स्थापित हो गया। अब देखिए 6 मई 1857 को भारतीय सैनिकों ने फिर नए कारतूसों के प्रयोग का विरोध किया। विरोध करने वाले सैनिकों को 10 वर्षों के लिए कैद की सजा मिली और सैनिकों से हथियार छीन लिए गए। हथियार छीनने जाने को मेरठ में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी अपमान का विषय समझा। ऐसी स्थिति में सैनिकों के लिए अंग्रेजों से बदला लेना परम कर्तव्य हो गया था। मेरठ के सैनिकों ने 10 मई 1857 को ही जेल खानों को तोड़ना, भारतीय सैनिकों को मुक्त करना और अंग्रेजों को मारना शुरू कर दिया था। मेरठ में मिली सफलता से उत्साहित सैनिक दिल्ली की ओर बढ़े। दिल्ली आकर क्रांतिकारी सैनिकों ने कर्नल रिपले की हत्या कर दी और दिल्ली पर अपना अधिकार जमा लिया। इसी समय अलीगढ़, इटावा, आजमगढ़, गोरखपुर, बुलंदशहर आदि में भी स्वतंत्रता की घोषणा की जा चुकी थी। अब देखिए कि सांकेतिक मुखिया प्रमुख के रूप में बहादुर शाह जफर का चुनाव किया जाता है, जो कि आखिरी मुगल बादशाह था। ठीक है, चलिए दिल्ली में स्थानीय इन्फेंट्री विद्रोहियों में शामिल हो गई और उन्होंने राजनीतिक एजेंट साइमन फेजर सहित अपने यूरोपीय अधिकारी की हत्या कर दी और शहर पर कब्जा कर लिया था। लेफ्टिनेंट विलोबी, जो दिल्ली में पत्रिका के इंचार्ज थे, ने कुछ हद तक विद्रोहियों का मुकाबला किया लेकिन जल्द ही धराशायी हो गए। वृद्ध एवं शक्तिहीन बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित किया गया और जल्द ही दिल्ली इस महान क्रांति का केंद्र बन गई और बहादुर शाह इसके प्रतीक बन गए। देश के नेतृत्व के लिए अंतिम मुगल शासक का स्वाभाविक उत्थान इस तथ्य की पुष्टि करता है कि मुगल वंश का लंबा शासन भारत की राजनीतिक एकता का परंपरागत प्रतीक चिन्ह बन गया था और इस एकमात्र कार्य से सिपाहियों ने सिपाही विद्रोह को क्रांतिकारी युद्ध में तब्दील कर दिया, जबकि सभी भारतीय रजवाड़ों के शासकों ने जिन्होंने युद्ध में विद्रोह में भाग लिया जल्द ही मुगल शासक के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा कर दी। यह भी एक महत्वपूर्ण है कि विद्रोही राजनीतिक रूप से प्रोत्साहित थे और यद्यपि धर्म एक कारक था, विद्रोहियों का व्यापक दृष्टिकोण धार्मिक पहचान से प्रभावित नहीं था, अपितु इस बात की अवधारणा से प्रभावित था कि अंग्रेजी शासन उनका साझा शत्रु है। बहादुर शाह जफर ने शुरुआती हिचकिचाहट के पश्चात भारत के सभी प्रमुखों एवं शासकों को पत्र लिखा और उन्हें ब्रिटिश शासन से लड़ने और प्रतिस्थापित करने हेतु भारतीय राज्य का एक परिसंघ संगठित करने के लिए प्रेरित किया। समस्त बंगाल सेना ने जल्द ही विद्रोह की आवाज बुलंद की, जो तेजी से फैल गई और अवध, रोहिलखंड, दोआब, बुंदेलखंड, मध्य भारत, बिहार का अधिकांश भाग और पूर्वी पंजाब ने ब्रिटिश शासन की जड़ें हिला दी थी। आइए दोस्तों आगे देखेंगे कि विद्रोह में लोगों की सहभागिता कितनी थी, ये भी देखना पड़ेगा कि जनसाधारण कितना उसमें सहभागिता लिया था। देखिए सिपाहियों के विद्रोह को आम लोगों का समर्थन मिला और विशेष रूप से उत्तर पश्चिमी प्रांतों एवं अवध का उसे भरपूर सहयोग मिला। उन्हें लंबे समय से एकत्रित असंतोष की अभिव्यक्ति का अवसर मिल गया और उन्होंने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध की अभिव्यक्ति हेतु एक साथ आवाज बुलंद की। विद्रोह में किसानों, दस्तकारों, दुकानदारों, दिहाड़ी मजदूरों, जमींदारों, धार्मिक भिक्षुओं, पुजारियों तथा लोक अधिकारियों की व्यापक सहभागिता रही, जिसने इसे शक्ति देने के साथ साथ लोकप्रिय विद्रोह का भी रूप प्रदान किया। यहाँ किसानों एवं छोटे जमींदारों ने अपने असंतोष का अभिव्यक्त देने के लिए महाजनों एवं जमींदारों पर हमले किए। उन्होंने उन्हें उनकी जमीन से बेदखल किया था। उन्होंने महाजनों के लेखों एवं ऋण संबंधी अभिलेखों को नष्ट करने के विद्रोह का लाभ उठाया और उन्होंने ब्रिटिश शासन द्वारा स्थापित न्यायालयों, राजस्व कार्यालय और राजस्व अभिलेख तथा पुलिस स्टेशनों पर भी हमले किए। एक आकलन के अनुसार अवध में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले लगभग 1,50,000 पुरुषों में से 1 लाख से अधिक आम नागरिक थे और दिल्ली पर कब्जा करने के 1 माह के भीतर विद्रोह देश के विभिन्न भागों में फैल गया था। अब देखिए विद्रोह के प्रमुख केंद्र और उनके नेतृत्वकर्ता के बारे में देखेंगे। यद्यपि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली के सम्राट बहादुर शाह जफर कर रहे थे, परंतु यह नेतृत्व औपचारिक एवं नाम मात्र का था। विद्रोह का वास्तविक नेतृत्व जनरल बख्त खां के हाथों में था, जो बरेली के सैन्य विद्रोह के अगुआ थे और बाद में अपने सैन्य साथियों के साथ दिल्ली पहुंचे थे। बख्त खां के नेतृत्व वाले 10 दल में प्रमुख रूप से 10 सदस्य थे, जिनमें से सेना के 6 तथा 4 नागरिक विभाग थे और यह दल या न्यायालय
सम्राट के नाम से सार्वजनिक मुद्दों की सुनवाई करता था। बहादुर शाह जफर का विद्रोहियों पर न तो नियंत्रण था और न ही ज्यादा संपर्क बना हुआ था। बहादुर शाह का दुर्बल व्यक्तित्व, वृद्धावस्था और नेतृत्व अक्षमता विद्रोहियों को योग्य नेतृत्व देने में सक्षम नहीं थी। अब देखिए, कानपुर में अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब सभी की पसंद थे। उन्हें कंपनी ने उपाधि एवं महल दोनों से वंचित कर दिया था और पूना से निष्कासित कर कानपुर में रहने को बाध्य कर दिया था। विद्रोह के पश्चात नाना साहब ने स्वयं को पेशवा घोषित कर दिया और स्वयं को भारत के सम्राट बहादुर शाह के गवर्नर के रूप में मान्यता दी और 27 जून 1857 को सर ह्यू व्हीलर ने कानपुर में आत्मसमर्पण कर दिया था। आइए अगला देख लेते हैं। लखनऊ में विद्रोह का जो नेतृत्व था बेगम हजरत महल कर रही थी और यहाँ 4 जून 1857 को प्रारंभ हुए विद्रोह में सभी की सहानुभूति बेगम के साथ थी। बेगम हजरत महल के पुत्र बिरजिस कादिर को लखनऊ का नवाब घोषित कर दिया गया और तथा समानांतर सरकार की स्थापना भी की गई। इसमें हिंदुओं एवं मुसलमानों की समान भागीदारी थी और यहाँ के अंग्रेज रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस ने अपने कुछ वफादार सैनिकों के साथ ब्रिटिश रेजिडेंसी में प्रशय लिया, लेकिन विद्रोहियों ने रेजिडेंसी पर आक्रमण किया और हेनरी लॉरेंस को मौत के घाट उतार दिया था। तत्पश्चात ब्रिगेडियर इंग्लिश ने विद्रोहियों का बहादुरी पूर्वक प्रतिरोध किया और बाद में सर जेम्स आउटरम तथा सर हेनरी हैवलॉक ने लखनऊ को जीतने का यथासंभव प्रयास किया और वे भी सफल नहीं हो सके। अंततः ब्रिटिश कमांडर इन चीफ सर कोलिन कैम्पबेल ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से मार्च 1858 में नगर पर अधिकार करने में सफलता पा ली। मार्च 1858 तक लखनऊ पूरी तरह अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। फिर भी कुछ स्थानों पर छिटपुट विद्रोह की घटनाएं होती रहीं। आगे देखिए, अगला है रोहिलखंड के पूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर ने स्वयं को बरेली का सम्राट घोषित कर दिया। कंपनी द्वारा निर्धारित की गई पेंशन से असंतुष्ट होकर अपने 40,000 सैनिकों की सहायता से खान बहादुर ने लंबे समय तक विद्रोह का झंडा बुलंद रखा। अगला पॉइंट है, बिहार में एक छोटी रियासत जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने यहाँ विद्रोह का नेतृत्व किया और इस 70 वर्षीय बहादुर जमींदार ने दानापुर से आरा पहुंचने पर सैनिकों को सुदृढ़ नेतृत्व प्रदान किया और ब्रिटिश शासन को कड़ी चुनौती दी थी। आइए अगला देख लेते हैं हम लोग। फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला 1857 के विद्रोह के अन्य प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे और वे मूलतः मद्रास के निवासी थे। बाद में फैजाबाद आ गए और तथा 1857 के अंतर्गत जब अवध में विद्रोह हुआ तब मौलवी अहमदुल्ला ने विद्रोहियों को एक सक्षम नेतृत्व प्रदान किया था। अब देखिए, किंतु 1857 के विद्रोह में इन सभी नेतृत्वकर्ताओं में सबसे प्रमुख नाम आपको झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम था, जिसने झांसी में सैनिकों को ऐतिहासिक नेतृत्व प्रदान किया था। झांसी के शासक राजा गंगाधर राव की मृत्यु के पश्चात लॉर्ड डलहौजी ने राजा के दत्तक पुत्र को झांसी का राजा मानने से इनकार कर दिया तथा व्यवगत के सिद्धांत के आधार पर झांसी की रानी के साम्राज्य में मिला लिया। तदुपरांत गंगाधर राव की विधवा महारानी लक्ष्मीबाई ने मैं अपना झांसी नहीं दूंगी का नारा बुलंद करते हुए विद्रोह का मोर्चा संभाल लिया और कानपुर के पतनोपरांत नाना साहब के दक्ष सहायक तात्या टोपे के झांसी पहुंचने पर लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह प्रारंभ कर दिया। तात्या टोपे एवं लक्ष्मीबाई की सम्मिलित सेनाओं ने ग्वालियर की ओर प्रस्थान किया, जहां कुछ अन्य भारतीय सैनिक उनकी सेना से आकर मिल गए। अब देखिए, ग्वालियर के शासक सिंधिया ने अंग्रेजों का समर्थन करने का निश्चय किया तथा आगरा में शरण ले ली थी। कानपुर में नाना साहब ने स्वयं को पेशवा घोषित कर दिया तथा दक्षिण में अभियान करने की योजना बनाई गई। जून 1858 तक ग्वालियर पुनः अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया था। आइए आगे देख लेते हैं। आम लोगों द्वारा किया गया बलिदान अकथनीय अकल्पनीय था। इस संदर्भ में शाह महल, जो बागपत उत्तर प्रदेश के थे, शाह महल के बड़ौत परगना में एक ग्रामीण का नाम बेहद उल्लेखनीय है। उसने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध विद्रोह के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए रात में गांव जा जाकर 84 गांवों के मुखियाओं एवं किसानों को संगठित किया और उसके लोगों ने सरकारी भवनों पर कब्जा कर लिया, नदियों पर बने पुलों को ध्वस्त कर दिया और सड़कों को तोड़ दिया गया। आंशिक रूप से सरकारी कार्यालय को क्षेत्रों में आने से रोक दिया और शाह महल ने दिल्ली में विद्रोहियों को सामान की आपूर्ति की और ब्रिटिश मुख्यालय तथा मेरठ के बीच सभी आधिकारिक संचार को ठप कर दिया गया। उसने यमुना नदी पर सिंचाई विभाग के बंगले में अपना मुख्यालय बनाया और वहां से अपने अभियान कार्य का प्रशिक्षण तथा नियंत्रण
नियंत्रण किया। वस्तुतः बंगले को विवादों को सुलझने तथा न्याय प्रदान करने के लिए न्याय घर के रूप में तब्दील कर दिया गया। उसने थोड़े समय के लिए आश्चर्यजनक रूप से आसूचना के एक प्रभावी तंत्र का भी गठन किया और उस क्षेत्र के लोगों ने महसूस किया कि ब्रिटिश शासन समाप्त हो गया है और स्वशासन स्थापित हो गया है। दुर्भाग्यवश जुलाई 1857 में शाहमहल को एक अंग्रेजी अधिकारी डनलप द्वारा मार डाला गया और यह आरोप लगाया गया कि शाहमहल के शरीर के कई टुकड़े किए गए और लोगों को भयभीत करने के लिए 21 जुलाई 1857 को उसके सिर को सार्वजनिक रूप से लटका दिया गया। 1857 का विद्रोह का लगभग 1 वर्ष से अधिक समय तक विभिन्न स्थानों पर चलता रहा और जुलाई 1858 तक पूर्णतः शांत हो गया। अब देखिए विद्रोह का दमन किस प्रकार से होता है, इसको भी देख लेते हैं। तो क्रांति के राष्ट्रव्यापी स्वरूप एवं भारतीयों में अंग्रेजी सरकार के प्रति बढ़ते आक्रोश को देखकर अंग्रेजी सरकार घबरा गई। क्रांति की विभीषिका को देखते हुए अंग्रेजी सरकार ने निर्ममतापूर्वक दमन की नीति अपनाई और तात्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में क्रांति को जिस प्रकार से कुचला, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग ने बाहर से अंग्रेजी सेना को बुलाई थी और जनरल नील के नेतृत्व वाली सेना ने बनारस और इलाहाबाद में क्रांति के जिस प्रकार से कुचला वह पूर्णतः अमानवीय था। क्रांतिकारियों को छोड़ जनसाधारण का कत्ल किया गया, गांवों को लूटा गया और निर्दोषों को भी फांसी की सजा दे दी गई थी। अब आगे देखिए, कमांडर इन चीफ जनरल एनसन ने रेजिमेंटों को आदेश देकर फिरोजपुर, जालंधर, फुलवर, अंबाला आदि में निर्ममता के साथ लोगों की हत्या करवाई। सैनिक नियमों का उल्लंघन कर कैदी सिपाहियों में से अनेकों को तोप के मुंह पर लगाकर उड़ा दिया गया। पंजाब में सिपाहियों को घेर कर जिंदा जला दिया। कैसी अमानवीय घटनाएं की जा रही थी। आगे देखिए, अंग्रेजों ने केवल अपनी सैन्य शक्ति के सहारे ही क्रांति का दमन नहीं किया, बल्कि उन्होंने प्रलोभन देकर बहादुर शाह को गिरफ्तार करवा लिया, उसके पुत्रों की हत्या कर दी और सिखों और मद्रासी सैनिकों को अपने पक्ष में कर लिया। और वस्तुतः क्रांति के दमन में सिख रेजिमेंट ने यदि अंग्रेजों सरकार की सहायता न की होती तो अंग्रेजी सरकार के लिए क्रांतिकारियों को रोक पाना टेढ़ी खीर ही साबित होता। और क्रांति के दमन में अंग्रेजों को इसलिए भी सहायता मिली कि विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग समय में क्रांति ने जोर पकड़ा था, क्योंकि सब एक साथ नहीं क्रांति कर रहे थे, बल्कि कहीं चल रही थी तो कहीं विषांत था, कहीं चल रही थी तो आगे पीछे सब क्रांति चल रही थी। इस प्रकार से भी बहुत सारी समस्याएं थी। अब देखिए, विद्रोह को अंततः कुचल दिया गया और ब्रिटिश शासन ने एक लंबी एवं भयानक लड़ाई के पश्चात 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर कब्जा कर लिया। जॉन निकोलसन इस घेराबंदी को नेतृत्व प्रदान करने वाला बुरी तरह घायल हो गया और बाद में उसने दम तोड़ दिया था। 1859 के अंत तक भारत पर ब्रिटिश सत्ता पुनः काबिज हो गई और ब्रिटिश सरकार ने देश में अत्यधिक लोगों, धन एवं हथियारों की आपूर्ति की। यद्यपि भारतीयों के दमन के माध्यम से बाद में इस पूरी लागत को वसूल ले लिया गया। आइए आगे देखेंगे कि विद्रोह आखिर असफल क्यों हुआ, ये भी आपके लिए जानना काफी इंपॉर्टेंट है। क्रांतिकारियों ने जिस उद्देश्य से 1857 की क्रांति का सूत्रपात किया था उसमें उन्हें सफलता नहीं मिली। उन्होंने सोचा था कि अंग्रेजों को बाहर खदेड़ कर भारत को स्वाधीन कर देंगे, परंतु क्रांति के दमन के बाद अंग्रेजों ने ऐसी नीति अपनाई कि 90 और वर्षों तक भारतीयों को गुलाम बनाए रखने में सफल रहे। इस महान क्रांति की असफलता के अनेक कारण थे, जिनमें से कुछ प्रमुख नीचे दिए गए हैं। देखिए, इसमें पहला कारण है कि विद्रोह में सभी वर्गों का शामिल न होना। कुछ वर्गों ने विद्रोह में सहभागिता नहीं की, वस्तुतः इसके विरुद्ध कार्य भी किया। बड़े जमींदारों, तालुकदारों ने इसमें भाग नहीं लिया। महाजनों, व्यापारियों ने विद्रोहियों का पूरी तरह शोषण किया था और अंततः ब्रिटिश संरक्षण में वे अधिक सुरक्षित थे। आधुनिक शिक्षित भारतीयों ने इस विद्रोह को पीछे लौटने के तौर पर देखा और उनका मानना था कि ब्रिटिश शासन भारत को आधुनिकता की ओर ले जाएगा। अधिकतर भारतीय शासकों ने विद्रोह में शामिल होने से मना कर दिया और प्रायः ब्रिटिश शासन की सक्रिय मदद की। पटियाला के शासक, सिंध एवं अन्य सिख सरदार, कश्मीर के महाराजा, ग्वालियर के सिंधिया और इंदौर के होलकर विद्रोह में शामिल नहीं हुए। अधिकतर दक्षिण भारत इससे अधिक प्रभावित नहीं हुआ और एक आकलन के अनुसार कुल क्षेत्र का 1/4 एवं कुल जनसंख्या का 1/10 से अधिक भाग प्रभावित नहीं हुआ। अब देखिए, एक संगठित एवं एकबद्ध विचारधारा का भी अभाव था। विद्रोहियों को औपनिवेशिक शासन की स्पष्ट समझ नहीं थी और न ही उनके पास भविष्योन्मुखी कार्यक्रम, एक सुसंगत विचारधारा, एक राजनैतिक परिदृश्य या एक सामाजिक विकल्प ही था। विद्रोही अलग अलग समस्याओं एवं वर्तमान राजनीति की अवधारणाओं सहित विविध पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते थे। भारतीयों के बीच एकता का अभाव भारतीय इतिहास के इस चरण में शायद उपेक्षित नहीं किया जा सकता था। भारत में अभी भी आधुनिक राष्ट्रवाद के बारे में लोग अनभिज्ञ थे। वस्तुतः 1857 के विद्रोह ने भारतीय लोगों को साथ लाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और एक देश से संबंध होने की चेतना की भी जागृत
किया था। अब देखिए, निश्चित समय की प्रतीक्षा न करना, क्योंकि एक निश्चित समय में विद्रोह होने वाला था, लेकिन उससे पहले ही जो है मंगल पांडे ने विद्रोह छेड़ दिया था। 1857 की क्रांति की देशव्यापी शुरुआत के लिए 31 मई 1857 का दिन निर्धारित किया गया था। एक ही दिन क्रांति शुरू होने पर उसका व्यापक प्रभाव पड़ा, किन परंतु सैनिकों ने आक्रोश में आकर निश्चित समय के पूर्व 10 मई 1857 को ही विद्रोह कर दिया, और सैनिकों की इस कार्रवाई के कारण क्रांति की योजना अधूरी रह गई, और निश्चित समय का पालन नहीं होने के कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों में क्रांति की शुरुआत अलग अलग दिनों में हुई थी। इससे अंग्रेजों को क्रांतिकारियों का दमन करने में काफ़ी सहायता हुई, और अनेक स्थानों पर 31 मई की प्रतीक्षा कर रहे सैनिकों के हथियार छीन लिए गए। यदि सभी क्षेत्रों में क्रांति का सूत्रपात एक साथ हुआ होता, तस्वीर शायद कुछ और होती। अब देखिए दोस्तों, ये सब जो है एक कल्पना के आधार पर दी गई है। कल्पना मतलब कि सोच के लिखी गई है बातें कि ऐसा होता तो ऐसा हो सकता था। आगे देखिए, देशी राजाओं का देशद्रोही रुख, ये भी बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि राजाओं ने भारतीय आंदोलन के विरुद्ध काम किए थे। 1857 का क्रांति का दमन करने में अनेक देशी राजाओं ने अंग्रेजों को खुलकर सहायता की। पटियाला, नाभा, जिंद, अफगानिस्तान और नेपाल के राजाओं ने अंग्रेजों को सैनिक सहायता के साथ साथ आर्थिक सहायता भी की। देशी राजाओं की इस देशद्रोहितापूर्ण भूमिका ने क्रांतिकारियों का मनोबल तोड़ा, क्रांति के दमन के लिए अंग्रेजी सरकार को प्रोत्साहित किया। अब देखिए, सबसे मेन जो है सांप्रदायिकता का खेल भी काफी इंपॉर्टेंट था। हिंदू मुस्लिम को लड़ाना, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी भी अंग्रेजों ने यहाँ से अब शुरू कर दी थी, अब व्यापक रूप से। 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजी सरकार हिंदुओं और मुसलमानों को लड़ाने में तो सफलता प्राप्त नहीं कर सकी, परंतु आंशिक रूप से ही सही सांप्रदायिकता का खेल खेलने में सफल रही। सांप्रदायिक भावनाओं का उभार कर ही अंग्रेजी सरकार ने सिख रेजिमेंट और मद्रास के सैनिकों को अपने पक्ष में कर लिया। मराठों, सिखों और गोरखा को बहादुर शाह के खिलाफ लड़ा दिया, और उन्हें यह महसूस कराया कि बहादुर शाह के हाथों में फिर से सत्ता आ जाने पर हिंदुओं और सिखों पर अत्याचार होगा। इसका मूल कारण था कि संपूर्ण पंजाब में बादशाह के नाम झूठा फरमान अंग्रेजों की ओर से जारी किया गया, जिसमें कहा गया था कि लड़ाई में जीत मिलते ही प्रत्येक सिख का वध कर दिया जाएगा। इस प्रकार से जो अफवाहें फैला दी जाती थी, इससे भी बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं विफल होने का एक बहुत बड़ा कारण था। सैनिकों के साथ साथ जनसाधारण को भी गुमराह किया गया, और इस स्थिति में क्रांति का असफल हो जाना निश्चित हो गया। जब देश के भीतर देशवासी ही पूर्ण सहयोग न दें, तो कोई भी क्रांति सफल नहीं हो सकती। आगे देखिए, अब संपूर्ण देश में इस विद्रोह का प्रसारित भी नहीं हुआ। आप देखेंगे अगर मैप में, तो ज़्यादातर ये उत्तर भारत तक ही सीमित है। उत्तर भारत में भी ये हरियाणा, यूपी, बिहार और बंगाल और झारखंड, इधर ही एरिया में ज़्यादातर ये सिमटा हुआ है। 1857 की क्रांति का प्रसार संपूर्ण भारत में नहीं हो सका, और संपूर्ण दक्षिण भारत और पंजाब का अधिकांश हिस्सा भारत का पूर्वी एवं पश्चिमी भाग इस क्रांति से अछूते रहे। यदि इन क्षेत्रों में क्रांति का विस्तार हुआ होता, तो अंग्रेजों को अपनी शक्ति को इधर भी फैलाना पड़ता, और वे पंजाब रेजिमेंट तथा मद्रास के सैनिकों को अपने पक्ष में करने में असफल रहते। ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि उन क्षेत्रों में पूर्व में हुए विद्रोहों को कंपनी ने बर्बरता पूर्वक कुचल दिया था। आगे देखिए, शस्त्रार्थों का अभाव भी था। क्रांति का सूत्रपात तो कर दिया गया, किंतु आर्थिक दृष्टि से कमजोर होने के कारण क्रांतिकारी आधुनिक शस्त्रार्थों का प्रबंधन करने में असफल रहे। क्रांतिकारी सेना ने तोपों और लंबी दूरी तक मार करने वाली बंदूकों का प्रयोग किया, जबकि क्रांतिकारियों को तलवारों और भालों का सहारा लेना पड़ा। इसलिए क्रांति को कुचलने में अंग्रेजों को सफलता प्राप्त हुई थी। अब देखिए, सहायक साधनों का भी अभाव था। सत्ताधारी होने के कारण रेल, डाक, तार एवं परिवहन तथा संचार के अन्य सभी साधन अंग्रेजों के अधीन थे, इसलिए इन संसाधनों का उन्होंने पूरा उपयोग किया। पूरी दूसरी ओर भारतीय क्रांतिकारियों के पास इन संसाधनों का पूर्ण अभाव था। क्रांतिकारी अपना संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक शीघ्र भेजने में असफल रहे। सूचना के अभाव के कारण क्रांतिकारी संगठित होकर अभियान की योजना बनाने और संचालन में असफल हो रहे, और इसका पूरा फायदा अंग्रेजों को मिला, और अलग अलग क्षेत्रों में क्रांति को क्रमशः एक के बाद एक कुचल दिया गया। आगे देखिए, सैनिक संख्या में भी अंतर था। एक तो विद्रोह करने वाले भारतीय सैनिकों की संख्या वैसे ही कम थी, दूसरी अंग्रेजी सरकार द्वारा बाहर से भी अतिरिक्त सेना मंगवा लिए गए थे। तो उस समय कंपनी के पास वैसे 96,000 सैनिक थे, और इसके अतिरिक्त देशी रियासतों के सैनिक से भी अंग्रेजों को सहयोग मिला था। अंग्रेजी सैनिकों को अच्छी सैनिक शिक्षा मिली थी, और उनके पास आधुनिक शस्त्रास्त्र थे, परंतु अपने परंपरागत हथियारों के साथ ही भारतीय क्रांतिकारियों ने जिस संघर्ष क्षमता का परिचय दिया, उससे कई स्थलों पर अंग्रेजों के दांत खट्टे हो गए। फिर भी अंततः सफलता अंग्रेजों के हाथ ही लगी।
अब देखिए सबसे जो मेन पॉइंट है वो है हिंदू मुस्लिम एकता, ये हमें देखने को मिलती है 1857 के विद्रोह में। और शायद इसके बाद जो है अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के कारण जो है इनके बीच में काफ़ी मतभेद शुरू हो जाता है। 1857 की क्रांति में हिंदू और मुसलमानों ने एक साथ मिलकर भाग लिया। क्रांति का मसविदा तैयार करने से लेकर क्रांति के क्रियान्वयन तक दोनों संप्रदाय के लोगों ने एक दूसरे का पूरा साथ दिया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के विरोध में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच वैसी एकता फिर कभी दिखाई नहीं पड़ी थी। इसका कारण यह था कि अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति को हिंदुओं और मुसलमानों को तोड़ने में लागू नहीं किया था। ठीक है, विद्रोहियों एवं सिपाहियों हिंदू एवं मुसलमान दोनों ने एक दूसरे की भावनाओं का आदर किया था। एक विशेष क्षेत्र में विद्रोह के सफल होने पर वहां तुरंत गाय को मारने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नेतृत्व प्रदान करने वालों में हिंदू एवं मुसलमान दोनों ही शामिल थे। नाना साहेब ने अजीमुल्ला एक मुसलमान एवं दक्ष राजनीतिक प्रचारक को अपना सहायक बनाया हुआ था, जबकि रानी लक्ष्मीबाई को अफगान सैनिकों का ठोस समर्थन प्राप्त था। इस प्रकार 1857 के विद्रोह ने प्रकट किया कि भारत की राजनीति और लोग 1857 से पहले मूलतः सांप्रदायिक या पंथवादी नहीं थे। ठीक है, इसके बाद से जो है धीरे धीरे अंग्रेजों ने फूट डालो राजनीति करो की जो विचारधारा थी उसको धीरे धीरे प्रयोग में लाना शुरू किया। और आप देखते हैं कि इसका कारण जो है 1947 का भारत विभाजन है, जिसमें पाकिस्तान और भारत जो है धार्मिक आधार पर दो देश बने। अब देखिए कुछ प्रमुख विचार जान लेते हैं विद्रोह के लिए। देखिए जैसे वर्ष 1757 का विद्रोह सिपाही विद्रोह मात्र था, तो ये जो कथन है ये जेड रॉबर्ट्स का है। 1857 की घटना सिर्फ गाय की चर्बी से उत्पन्न सैनिक उत्पाद थी, यह सर जॉन लॉरेंस की है। ठीक है, 1857 के विद्रोह को या तो सिपाही विद्रोह या अनधिकृत राजाओं तथा जमींदारों का अनियोजित प्रयत्न अथवा सीमित किसान युद्ध कहा जा सकता था। यह एडवर्ड टॉमसन तथा जीटी गैरेट का है। 1857 का विद्रोह स्वतंत्रता संघर्ष नहीं धार्मिक युद्ध था, यह विलियम हार्वर्ड रसेल का कथन है। और 1857 के विद्रोह में राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था और यह सैनिक विद्रोह से बढ़कर और कुछ भी नहीं था, तो यह आरसी मजूमदार का कथन है। अब देखिए सन 57 का विद्रोह सिपाही विद्रोह नहीं अपितु स्वतंत्रता प्राप्ति के निमित्त भारतीय जनता का संगठित संग्राम था। यह किसका कथन है? जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री। अब देखिए 1857 का विद्रोह केवल सैनिक विद्रोह नहीं था, अपितु यह भारतवासियों का अंग्रेजों के विरुद्ध धार्मिक सैनिक शक्तियों के साथ राष्ट्रीय अस्मिता की रक्षा के लिए लड़ा गया युद्ध था। यह था जस्टिस मैकार्की ने बोला था। 1857 का विद्रोह स्वधर्म और राजस्व के लिए लड़ा गया राष्ट्रीय संघर्ष था। यह था विनायक दामोदर सावरकर, वीरी सावरकर का कथन है। देखिए 1857 का विद्रोह मुसलमानों के षड्यंत्र का परिणाम था, सर जॉन आउट्रम। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। 1857 की क्रांति भारत की पवित्र भूमि से विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने का प्रयास थी, यह किसका कथन था? तो यह डॉक्टर सैयद अतहर अब्बास रिजवी का कथन था। देखिए आगे 1857 का विद्रोह विदेशी शासन से राष्ट्र को मुक्त कराने का देशभक्तिपूर्ण प्रयास था, तो यह किसके कथन था? तो यह विपिन चंद्र का कथन था। अब देखिए 1857 का विद्रोह सचेत संयोग से उपजा राष्ट्रीय विद्रोह था, यह बेंजामिन डिज़रायली का क्या कहते हैं कथन था। 1857 का विद्रोह सैनिक विद्रोह न होकर नागरिक विद्रोह था, यह जॉन ब्रूस नॉर्टन का कथन था। 1857 के विद्रोह का आरंभिक स्वरूप सैनिक विद्रोह का ही था, किंतु बाद में इसने राजनीतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया, यह किसका कथन था? यशेन सेन होगा, सुरेंद्र नाथ सेन, यहाँ गलती से यश लिख दिया है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों विद्रोह की प्रकृति जो ये है इसको हम लोग कल देखेंगे। आज काफ़ी बड़ी वीडियो हो चुकी है, शायद आपको देखने में दिक्कत हो। और अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।